जनवरी 2024 की शुरुआत में एक ऐसी खबर आई जिसने हर किसी को हैरानी में डाल दिया। यह खबर थी एक मां के द्वारा अपने ही 4 साल के मासूम बेटे की हत्या की, और जिस मां पर हत्या का आरोप लगा था वह कोई मामूली औरत नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट तथा एक बड़ी कंपनी की CEO थी। आप समझ गए होंगे कि हम सूचना सेठ केस की बात कर रहे हैं। तो आखिर सूचना सेठ केस की पूरी कहानी क्या है? सूचना सेठ ने अपने 4 साल के मासूम बेटे की हत्या क्यों की? सूचना पुलिस की पकड़ में कैसे आई? और अब तक की पुलिस जांच में इस केस के बारे में क्या कुछ सामने आया है? चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल भावना टून्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, यह कहानी हाल ही में सुर्खियों में रहने वाले सूचना सेठ केस की है। सूचना सेठ मूल रूप से बंगाल की रहने वाली थी। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कोलकाता से की थी। आगे चलकर इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का फैसला किया। यह पेशे से एक AI एथिक्स एक्सपर्ट और डेटा साइंटिस्ट है। इसके अलावा इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से फेलोशिप भी किया है। इतना ही नहीं, यह रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी रिसर्च फेलो रह चुकी है। सूचना के नाम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के पेटेंट भी हैं। फिलहाल बेंगलोर में रहकर काम कर रही सूचना सेठ रात के लगभग 11:30 बजे गोवा के कलंगूट बीच के पास मौजूद सोल बनियान ग्रैंड सर्विस अपार्टमेंट होटल में एंट्री करती है। सूचना ने यह होटल पिछले ही दिनों 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक के लिए बुक किया था। बुकिंग के हिसाब से सूचना को इस होटल में 10 जनवरी तक रुकना था, मगर अचानक 7 जनवरी को रात के लगभग 9 बजे सूचना होटल के काउंटर पर फ़ोन करती है और कहती है कि मैं अभी इसी वक्त होटल से निकलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे एक बेहद ही अर्जेंट काम के सिलसिले में बेंगलुरु जाना है। सूचना की बात सुनकर होटल स्टाफ सूचना से कहते हैं कि आप जब चाहें जा सकती हैं। इस पर सूचना जवाब देती है कि मैं अभी जाना चाहती हूं और मुझे बेंगलुरु तक जाने के लिए एक टैक्सी चाहिए। इस पर होटल का स्टाफ सूचना को जवाब देता है कि टैक्सी से बेंगलुरु तक जाना काफ़ी महंगा भी होगा और उसमें समय भी अधिक लगेगा। इससे बेहतर है कि आप फ्लाइट से चली जाइए। होटल स्टाफ के समझाने के बावजूद सूचना एक ही जिद पर अड़ी रहती है कि जितनी जल्दी हो आप मुझे एक टैक्सी अरेंज करके दीजिए। सूचना की जिद करने के बाद होटल स्टाफ एक टैक्सी ड्राइवर से संपर्क करते हैं। कई टैक्सी ड्राइवर तो बेंगलोर तक जाने से मना कर देते हैं, मगर रॉय जॉन डिसूजा नाम का एक टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी बेंगलुरु तक जाने के लिए रेडी हो जाता है, मगर बदले में वह 30,000 रुपये किराया मांगता है। इस बात की जानकारी होटल स्टाफ द्वारा सूचना सेठ को दी जाती है। जवाब में सूचना कहती है कि पैसे की चिंता मत करो, बस मुझे टैक्सी दिलवा दो। किराया तय होने के थोड़ी देर बाद डिसूजा अपनी कार लेकर होटल तक पहुंच जाता है। थोड़ी ही देर बाद सूचना सेठ भी अपने लगेज के साथ होटल के बाहर आ जाती है। रात के लगभग 1 बजे ड्राइवर अपनी इनोवा कार में सूचना सेठ को बैठाकर बेंगलुरु के लिए निकल जाता है। यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। अमूमन जब कोई गेस्ट होटल से निकल जाता है तब उसके कमरे की साफ़ सफाई की जाती है ताकि दूसरे गेस्ट आकर ठहर सके। जिस कमरे में सूचना सेठ रुकी थी उस कमरे में भी सफाई के लिए एक होटल कर्मचारी जाता है। जब होटल कर्मचारी अपना काम शुरू करता है तभी उसकी नज़र कमरे के फर्श पर कुछ लाल धब्बों पर पड़ती है। उन धब्बों को देखकर कर्मचारियों को लगता है कि शायद यह खून के कतरे हो सकते हैं, इसीलिए वह इस बात की जानकारी होटल के मैनेजर को देते हैं। मैनेजर भी जाकर कमरे का जायज़ा लेता है और फिर तुरंत ही कलंगूट पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके कमरे में मौजूद खून के धब्बे की जानकारी देता है। यह जानकारी मिलते ही कलंगूट स्टेशन से पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंच जाती है और वह भी कमरे की तलाशी लेती है। उन्हें भी खून का धब्बा नज़र आता है। इसके बाद पुलिस वाले होटल के CCTV फुटेज को खंगालने का फैसला करते हैं।
सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि जब महिला होटल के अंदर दाखिल हो रही थी तो उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था, मगर जब वह रात के लगभग 1 बजे होटल के बाहर निकलती है तो उसके साथ बच्चा नहीं था। इतना देखते ही पुलिस वाले तुरंत सूचना सेठ के मोबाइल पर फ़ोन करके उससे बात करने की कोशिश करते हैं, मगर सूचना सेठ का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। इसके बाद पुलिस अधिकारी होटल से उस ड्राइवर का नंबर लेते हैं जो ड्राइवर सूचना सेठ को अपनी कार से बेंगलुरु लेकर जा रहा था। पुलिस वाले ड्राइवर को फ़ोन करते हैं और ड्राइवर से कहते हैं कि फ़ोन पैसेंजर को दो। जब पुलिस वाले महिला से बात करते हैं और पूछते हैं कि आपके साथ आपका बेटा भी होटल के अंदर दाखिल हुआ था, मगर वापस जाते हुए उसे किसी ने नहीं देखा, तो आप बताइए कि आपका बेटा कहाँ है। इस पर सूचना सेठ बड़े आराम से जवाब देती है कि मैंने बच्चे को शाम के समय ही पास में ही रहने वाली एक रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दिया था। पुलिस वाले सूचना से उस रिश्तेदार का एड्रेस मांगते हैं जहाँ उसने अपने बेटे को छोड़ने का दावा किया था, मगर पुलिस के कहने पर सूचना सेठ पुलिस वालों को एक एड्रेस लिखवा देती है। तत्काल ही कलंगूट पुलिस सूचना सेठ द्वारा दी गई एड्रेस के नज़दीक थाने से संपर्क करती है और उनसे कहती है कि इस एड्रेस पर जाकर पता करो कि कोई बच्चा वहाँ है या नहीं। अब कुछ पुलिस वाले सूचना द्वारा दिए गए एड्रेस पर जाकर बच्चे के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, मगर शुरुआती जांच में ही पता चलता है कि सूचना ने जो एड्रेस पुलिस वालों को दिया था वह एड्रेस ही फर्जी है। इसके बाद पुलिस वालों को लगने लगता है कि दाल में कुछ काला है, इसीलिए अब एक बार फिर से कलंगूट पुलिस वाले कार ड्राइवर को फ़ोन करते हैं और उससे कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुम कार को लेकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में चले जाओ, मगर इस बात की भनक पैसेंजर को नहीं लगनी चाहिए कि तुम कार लेकर थाने की तरफ जा रहे हो। जैसा कि पुलिस वालों ने ड्राइवर को आदेश दिया था, ड्राइवर डिसूजा वैसा ही करता है। थोड़ी दूर चलने के बाद सूचना से ड्राइवर कहता है कि आगे बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है और अगर हम इस रास्ते से गए तो बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है, इसीलिए मैं आपको दूसरे रास्ते से लेकर चलता हूँ। फिर इसी बहाने ड्राइवर चुपचाप कार को लेकर कर्नाटक के चित्रदुर्ग इलाके के अमंगला पुलिस स्टेशन में खड़ा कर देता है। फिर ड्राइवर कार से उतरकर पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और अमंगला पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों की बात गोवा पुलिस के अधिकारियों से करवा देता है। गोवा पुलिस के अधिकारी अमंगला स्टेशन के अधिकारियों से कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस महिला के सामान की तलाशी लो। जब यह पुलिस वाले सूचना सेठ के सामान की तलाशी लेना शुरू करते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पुलिस वालों के कहने पर सूचना अपना बड़ा सा बैग खोलती है तो पहले उसमें कुछ कपड़े दिखाई देते हैं। उसके नीचे बच्चे का खिलौना नज़र आता है। यह खिलौना सूचना के बेटे का ही था। जब सभी सामान को वहां से हटाया जाता है तो बैग में सबसे नीचे 4 साल के मासूम का शव दिखाई देता है। जब पुलिस वाले सूचना से पूछते हैं कि यह बच्चा कौन है और इसकी हत्या किसने की है तो जवाब में सूचना कहती है कि यह मेरा बेटा है और इसे किसने मारा मैं नहीं जानती। तुरंत ही इस बात की जानकारी गोवा पुलिस को भी दे दी जाती है और फिर सूचना को कर्नाटक में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। कर्नाटक में सूचना की गिरफ्तारी के बाद गोवा पुलिस की भी एक टीम कर्नाटक आ जाती है और फिर वहां से सूचना सेठ को कर्नाटक पुलिस अपनी हिरासत में ले लेती है। फिर आगे उसे कोर्ट में पेश किया जाता है जहां से उसे पुलिस रिमांड में भेज दिया जाता है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात का पता लगाना था कि इस हत्या का मोटिव क्या है, इसीलिए पुलिस वाले सूचना सेठ से पूछताछ शुरू करते हैं। शुरुआती पूछताछ में ही सूचना सेठ कहती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे की हत्या किसने की है, क्योंकि जब मैं सोने गई थी तो मेरा बेटा जिंदा था और जब मैं जागी तो मेरा बेटा मर चुका था, इसीलिए मैं इसे अपने साथ बैग में लेकर जा रही थी ताकि मैं इसके साथ हमेशा के लिए रह सकूं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुलिस वाले लगभग 10 से 12 दिनों तक लगातार सूचना सेठ से पूछताछ करते रहते हैं, मगर सूचना लगातार एक ही बात की रट लगाए रहती है कि उसे नहीं पता कि बेटे की हत्या किसने की है। वह खुद को बेकसूर बताती रहती है। भले ही सूचना खुद को बेकसूर बता रही थी, मगर जब बच्चे का पोस्टमार्टम किया जाता है तो बताया जाता है कि पोस्टमार्टम से लगभग 36 घंटे पहले ही बच्चे को तकिए से मुंह दबाकर या फिर गला घोंटकर
उसकी हत्या कर दी गई है। मतलब जिस समय बच्चे की हत्या की गई उस समय बच्चा अपनी मां सूचना सेठ के ही पास था। जब कई दिनों की मेहनत के बाद सूचना कोई भी जानकारी नहीं देती तो आगे की पूछताछ के लिए पुलिस वाले कुछ जाने माने साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट की मदद भी लेते हैं ताकि सूचना से सटीक और सही जानकारी निकलवाई जा सके, मगर उन लोगों की मेहनत भी बेकार चली जाती है। हालांकि इस बीच पुलिस को उस कमरे से कई ऐसे अहम सबूत मिलते हैं जिससे इस बात का बल मिलता है कि बच्चे की हत्या उसी कमरे में की गई थी। पुलिस की जांच में यह भी सामने आता है कि उस कमरे में सूचना सेठ के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति ने एंट्री नहीं की। ऐसे में सूचना सेठ का यह कहना है कि किसी और ने उसके बेटे की हत्या कर दी बेईमानी नज़र आती है। जब पुलिस के सामने सूचना सेठ अपनी जबान नहीं खोलती है तो आगे की पूछताछ के लिए जांच में सूचना के पति को भी शामिल किया जाता है और दोनों पति पत्नी से आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाती है। हालांकि इससे भी बहुत कुछ हासिल नहीं होता है। जांच आगे बढ़ाते हुए पुलिस वाले सूचना सेठ और उसके पति वेंकट रमन की कुंडली खंगालना शुरू कर देते हैं। जांच में पता चलता है कि सूचना सेठ का पति वेंकट रमन केरल का रहने वाला था। इन दोनों की मुलाकात जॉब के दिनों में ही होती है और फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक समय के बाद 2010 में शादी कर लेते हैं। शादी के कई साल बाद उनके घर एक बेटे का जन्म होता है। बेटे के जन्म के बाद दोनों का रिश्ता बनने की बजाय बिगड़ ही जाता है और धीरे धीरे हालात इतने ज़्यादा बदतर हो जाते हैं कि दोनों 2023 में फैमिली कोर्ट में डिवोर्स के लिए आवेदन कर देते हैं। दोनों पति पत्नी का डिवोर्स लगभग तय हो चुका था, मगर मामला बेटे की कस्टडी को लेकर अटका हुआ था। सूचना सेठ चाह रही थी कि बेटा उसके साथ रहे, जबकि वेंकट रमन चाहते थे कि बेटे की कस्टडी उन्हें मिले। इस बात को लेकर लंबे समय से कोर्ट में सुनवाई भी चल रही थी। सूचना और वेंकट रमन के बीच बात इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी कि सूचना वेंकट को बेटे से मिलने भी नहीं दिया करती थी। इस बात को लेकर वेंकट अदालत की शरण में जाता है और फिर वहां से फैसला सुनाया जाता है कि हर संडे वेंकट अपने बेटे से मिल सकता है। अदालत वेंकट रमन को महीने का कुछ पैसा गुजारा भत्ता के रूप में सूचना सेठ को देने का आदेश देता है। इस फैसले के काफ़ी समय के बाद 10 दिसंबर 2023 को वेंकट रमन अपने बेटे से मुलाकात करते हैं, मगर इसके बाद 4-5 संडे यूं ही निकल जाते हैं और वेंकट चाहकर भी अपने बेटे से नहीं मिल पाते हैं। कोई ना कोई बहाना करके सूचना अपने बेटे को लेकर बेंगलुरु से निकल जाया करती थी। वेंकट अपने बेटे से ना मिल पाए, इसीलिए 31 दिसंबर 2023 को भी सूचना अपने बेटे के साथ बेंगलुरु से गोवा आ जाती है। यहाँ वो लगभग 3 दिनों तक अलग अलग जगह पर घूमती है, फिर बड़े होटल में रहकर वापस बेंगलुरु चली जाती है और फिर 4 दिन के बाद ही एक बार फिर से बेटे को लेकर गोवा आती है और 6 तारीख की रात को होटल में एंट्री करती है। जैसा कि हमने बताया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शव मिलने के लगभग 36 घंटे पहले ही बच्चे की हत्या की गई थी। इससे होटल में एंट्री करने के 2 घंटे बाद ही सूचना सेठ अपने बेटे की हत्या कर देती है और फिर अगले 18 घंटे तक बेटे के शव के साथ ही होटल के कमरे में बंद रहती है। इस दौरान सूचना ना तो एक बार भी खाने के लिए कुछ मंगाती है और ना ही किसी से बात करती है। हालांकि इस बीच जब लगातार बेटे से मिलने के लिए सूचना सेठ का पति वेंकट रमन सूचना को कॉल करने की कोशिश करता है तो जवाब में सूचना एक मैसेज करती है कि तुम संडे को अपने बेटे से मिल सकते हो। हालांकि ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि तब तक बच्चे की मौत हो चुकी होती है। इस पूरे मामले में सूचना सेठ का रवैया शुरू से ही बड़ा अजीब लगता है। इसीलिए कुछ लोग दावा करते हैं कि शायद सूचना सेठ मानसिक तौर पर फिट नहीं है और उसने जो भी कुछ किया है शायद पागलपन में किया है। इसीलिए गोवा पुलिस द्वारा विशेषज्ञों की मदद से सूचना सेठ के मानसिक संतुलन की भी जांच की जाती है और इस आधार पर अदालत में एक रिपोर्ट पेश करते हुए यह कहा जाता है कि मानसिक तौर पर सूचना सेठ बिल्कुल फिट है। अब केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो अब तक सूचना सेठ ने एक बार भी बच्चे की हत्या करने की बात कबूल नहीं की है। इस बीच मार्च 2024 में सूचना सेठ के पिता जय सेठ ने गोवा की एक अदालत में याचिका दायर करते हुए कहा था कि सूचना सेठ की मानसिक हालत ठीक नहीं है और इसकी जांच डॉक्टर के एक पैनल से करवाई जाए। इसी आधार पर इस मुकदमे की स्थिति तय की जाए। गोवा पुलिस इस मांग का विरोध करती रही,
इसके बावजूद 4 मार्च 2024 को गोवा की स्थानीय अदालत ने सूचना सेठ की मानसिक स्थिति की जांच के लिए पैनल गठित करने का आदेश दे दिया। अब आगे डॉक्टर की यह टीम भी जो रिपोर्ट पेश करेगी, इस आधार पर सूचना सेठ का भविष्य तय होगा। वैसे कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सूचना सेठ एक हाईली क्वालिफाइड इंटेलिजेंट महिला है, इसीलिए उसे पता है कि कैसे बचा जा सकता है, इसीलिए वह नाटक कर रही है। अब सच्चाई क्या है वह तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। एक्सपर्ट की माने तो अगर सूचना सेठ मानसिक तौर पर बीमार पाई जाती है तो बेटे की हत्या करने के बावजूद वह सभी कानूनी कार्रवाई से बच सकती है, या फिर बड़ी ही मामूली सज़ा उन्हें मिलेगी। अब आगे क्या होता है वह तो समय ही बताएगा। दोस्तों, आपके अनुसार अगर बच्चे की हत्या का दोष सूचना सेठ पर सिद्ध हो जाता है तो उन्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी ज़रूर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।